लोगों ने योग को बहुत पसंद किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इसका प्रचार और प्रसार इसीलिए तेज़ी से हुआ। हमारे केंद्रों में भी अगर हम बारीकी से देखें तो बीमार लोग ज़्यादा आते हैं, जो दवाइयाँ खा खा करके परेशान हो चुके होते हैं, तो उनको अंत में योग की याद आती है। तो कोई बात नहीं, जो व्यक्ति अपने आप को जरूरत के अनुसार ना बदले तो वो सफल व्यक्ति नहीं कहलाता। तो संस्थान ने भी इस रास्ते को मान्यता दे दी कि हम रोग निवारण शिविर लगाएंगे, हम आसन करके और करवा करके लोगों के और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। तो वो तभी तो रखेंगे जब हमारे अधिकारियों को रोगों के बारे में जानकारी होगी, किस रोग का क्या कारण है, उससे और रोग क्या आएंगे, वो रोग क्या है और योग में उसका उपचार कैसे हो सकता है। तो इसकी जानकारी हमारे को होनी चाहिए। तो आइए आज हम हृदय रोग के बारे में जानेंगे। हृदय रोग क्या है, हृदय क्या है, पहले इसके बारे में समझ लें। हृदय हमारी रक्त परिसंचरण प्रणाली का बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्त परिसंचरण प्रणाली केवल हृदय अकेला नहीं है, उसके अंदर हमारे फेफड़े भी आते हैं, उसके अंदर हमारी रक्त नलिकाएं भी आती हैं, धमनियां भी आती हैं, शिराएं भी आती हैं, हृदय भी आता है, केशिकाएं भी आती हैं, कोशिकाएं भी आती हैं। हृदय मुट्ठी के आकार का, 5 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा, हमारी स्टेर्नम हड्डी के 1/3 दाईं तरफ और 2/3 बाईं तरफ, कुछ तिरछेपन के साथ डायफ्राम के ऊपर टिका हुआ है, ऊपर से चौड़ा, नीचे से नोकीला है। ये 4 चैम्बर हैं इसकी, 4 कोठरियां हैं इसकी, 4 इसके कक्ष हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के। ऊपर के दोनों कक्षों को आलिंद और नीचे के दोनों कक्षों को नीलय कहा जाता है। इस हृदय के बीच में 2 दीवारें हैं, एक वर्टिकल दीवार है जिसको आर्टियल सेप्टम बोलते हैं, और एक हमारी समानांतर है जिसे हम ट्रांसवर्स सेप्टम बोलते हैं। इन दीवारों ने ही इनको 4 हिस्सों में बांट करके 4 कक्ष इसके बना दिए। कैसे ये काम करता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। शरीर के सारे गंदे रक्त को, नीचे वाले को एक अलग महाशिरा और ऊपर वाले हिस्से को एक अलग महाशिरा, सुपीरियर और इन्फीरियर इनोकावा जिसको हम कहते हैं, तो वो गंद इम्प्योर ब्लड को बॉडी से लेकर के हमारे ऊपर वाले दाएं अलिंद में, दाएं एट्रियम उसको हिंदी में अलिंद बोलते हैं, उसके अंदर ला करके दाएं भाग में, दाएं कक्ष में, ऊपर वाले में इस इम्प्योर ब्लड को छोड़ दिया जाता है। और जब ये चैम्बर पूरा भर जाता है तो इन नीचे और ऊपर वाले चैम्बर में, दाएं आलिंद और दाएं नीलय में एक हमारा वाल्व होता है जिसको ट्राइस्पिड वाल्व कहा जाता है, त्रिकपाटीय वाल्व। वो अपने आप खुलता है ईश्वर की कृपा से और सीधा ब्लड जो है ना नीचे चला जाता है। जैसे ब्लड नीचे जाता है अगले ही क्षण ये त्रिकपाटीय वाल्व बंद हो जाता है ताकि वापस ब्लड ऊपर वाले चैम्बर में ना पहुंचे। देखिए भगवान की रचना कैसी है। और अगले भाग में क्या होता है कि हमारा जो एक फुफ्फुसीय वाल्व है जिसको पल्मनरी वाल्व कहते हैं, वो खुल जाता है और वो खुलते उसमें से इम्प्योर ब्लड नीले वाले भाग में से, नीचे वाले वेंट्रिकल में से, और वो हमारी पल्मनरी आर्टरीज से होता हुआ, यही आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो गंदे खून को लेकर के जाती है, बाकी सारी आर्टरी हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। हमारी वो आगे 2 हिस्सों में बंटता है, एक बाएं भाग में और एक दाएं भाग में ये ब्लड चला जाता है, वहाँ शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद 4 पल्मनरी वेन्स के माध्यम से ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है, बाएं आलिंद में पहुंच जाता है, और वहाँ से बायोस्क्रिप्ट वाल्व जिसको द्विकपाटीय वाल्व कहा जाता है वो खुलता है। तो हमारे बाएं नीलय के अंदर ये जो शुद्ध रक्त है ये पहुँचता है, और वहाँ से ऑयटा वाल्व जो है भाई महाधमनी वाल्व वो खुलता है। उसके खुलने से महाधमनी में ये रक्त पहुँच जाता है और वहाँ से
धमनियों में आगे विभाजित होता हुआ शरीर के पूरे भाग में और हृदय की मांसपेशियों के अंदर कॉर्नरी धमनियों के द्वारा इस रक्त का परिसंचरण किया जाता है, जिससे कि हमारा ये जीवन चलता है। एक पंप की तरह काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है। आप सो जाते हैं, ये कभी नहीं सोता, क्योंकि इसको पता है अगर मैं सो गया तो मेरा मालिक भी सो जाएगा। देखिए, आप इससे बड़ा हितैषी कोई आपका दुनिया में हो सकता है तो बताओ। जिस दिन इसने हल्का सा भी ब्रेक ले लिया तो वो ब्रेक हल्का होगा कि बड़ा होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा के साथ साथ कभी कभी हृदय चालीसा भी गा लिया करो। बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जीवनदायिनी अंग है हमारे शरीर का। क्या है हृदय रोग? सिंपल बात समझना, आयु बढ़ने के साथ, गलत दिनचर्या के कारण या किसी और कारण से अगर मेरी रक्त नलिकाएं तंग हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं तो वहाँ से हृदय रोग जन्म लेने लगता है। ये प्रक्रिया शरीर के अंदर लगभग टीन एज में शुरू हो जाती है। 35 साल के अंदर ये सामान्य व्यक्ति में पूरी हो जाती है। जो योग में जीवन जिया करते हैं, सुबह पार्कों में जाके नीला थैला लेके सही उम्र में अगर साधना करना शुरू कर दे तो पूरी उम्र वो इस बीमारी से बच करके अपना जीवन बढ़िया काट सकते हैं। और जो मदिरा सेवन, धूम्र सेवन, गलत भोजन, गलत लाइफस्टाइल, निष्क्रिय जीवन जिया करते हैं, वो समय से पहले इन हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और थिकनेस ऑफ ब्लड वेसल्स के शिकार बन करके, हार्ट पेशेंट बन करके अपने जीवन से छुट्टी पा लेते हैं। सिंपल बात। लेकिन इन बीमारियों के रूप क्या क्या हो सकते हैं, आइए इसको जरूर समझें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी छोटी चर्चा रखेंगे। ये बड़ा मैंने समय को बांधना है, इसलिए सब अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लें, कान खोल लें, सुने, पेन रखें हाथ में, कागज रखें हाथ में, मतलब की बात लिख लें। क्योंकि आप अगर सिर्फ सुनेंगे, कल को आप नीचे बतला नहीं पाएंगे तो ये मेहनत भी बेकार हो जाएगी। संस्थान मेहनत किस लिए करता है आपके ऊपर कि आप समाज में बांटें। संस्थान कुछ भी चीज़ रहस्यमयी अपने पास रखना नहीं चाहता। यही है गुण इस संस्थान का। सबसे पहले है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म एक बीमारी होती है, ये हार्ट से रिलेटेड होती है और होती जाके मस्तिष्क में है। देखिए आप, हमारे मस्तिष्क की कोई भी रक्त वाहिका, ब्लड वेसल की एक साइड कमज़ोर हो जाती है। जैसी एक साइड कमज़ोर होगी तो वो साइड फूल जाएगी। वो कैसे फूलेगी? आप गुब्बारे के अंदर पानी भर दीजिए, वो देखिए कैसा होगा। आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे फूल जाएगी। और अगर ये फूल गई तो इसका नाम रख दीजिए चलता फिरता बम। ये व्यक्ति चल फिर रहा है, लेकिन बम किसको कहते हैं? वो कभी भी फट सकता है, और जिस दिन ये फट गया, राम नाम सत्य है। आपको बहुत सिंपल भाषा में, डॉक्टर मैं नहीं हूं ना, डॉक्टर की भाषा बोल सकता, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये बीमारी आजकल ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं, जीना भूल गए हम, दिनचर्या गलत बना ली हमने, भोजन ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं, सोने का समय ठीक नहीं, उठने का समय ठीक नहीं, व्यायाम करने के लिए तैयार नहीं, योग से नफरत करते हैं, झूठे गीत गाते हैं, योग के करते हैं नहीं। अगर नियमित योगाभ्यास करें तो इससे बच सकते हैं। बचने की बात बाद में कर लूँगा। आ गया एट्रियोस्क्लेरोसिस। एट्रियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये होता है हमारी धमनियों का कठिन हो जाना, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। कैसे होता है ये? हार्डनिंग भी कह लो इसमें, थिकनेस भी कह लो इसमें। हमारे ब्लड में, मैंने अभी आपको पैराथायराइड के अंदर बतलाया था कि कुछ कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर रक्त में मिलकर घूमता रहता है, वो तो काम अच्छे करता है, लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। जिसके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा होगी, वसा ज़्यादा होगी और खनिज लवण होते हैं, छोटे थोड़े खनिज पदार्थ, तो ये कैल्शियम और चर्बी दूसरे खनिजों के साथ मिलकर के ठक्का बना लेती है, गट्ठा बना देती है। और ये गट्ठे परत बन करके
इन रक्त नलिकाओं की भीतर की दीवार पर जमा होने लगते हैं, जिससे दो बातें चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर। एक तो आपके रास्ते तंग हो जाएंगे, दूसरा वो सख्त हो जाएगी, और इनके सख्त होने से आपके शरीर में रक्त का प्रवाह वहाँ पर अवरोध आना शुरू हो जाएगा, और आपके शरीर के अंगों को क्या कहेंगे आप, रक्त की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कम होगी, जिससे कि आपका शरीर हर तरह से कमज़ोर होने लगेगा। एक और देखिए हार्ट से संबंधित बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज। कई बार आम व्यक्ति इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाता। हम भी कई बार क्लास में बोलते समय ये नहीं पता होता हमें हम क्या बोल रहे हैं। हम अधिकारी हैं, और सामने हमेशा एक बात याद रखिए, जो साधक जो सामने बैठा हुआ है उसको कभी भी अपने से कम ना आंके। वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी स्कूल गए हैं, उनको भी एनाटॉमी आती है, उनको भी शरीर का ज्ञान है। इसलिए हमें वो बातें चाहे कम बोल लें, पर इतना बोलना है जो ठीक हो और उनको समझ में भी आए। दो बातों के गुण वक्ता के अंदर होने चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि रक्त नलिकाओं के अंदर की भित्ति के ऊपर जो गट्ठे जमा हो जाते हैं, बहते हुए रक्त के साथ मिलकर के वो भी कई बार टूट करके वहाँ से बहने लग जाते हैं। जैसे आपने घर की नाली देखी हो, नाली के अंदर जो गंध है वो दीवारों की नाली पर चिपकता 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 जाता जाता कहीं जा करके फिर वो रुक जाता है, तो नाली भी रुक जाती है। और ये गट्ठा ज़्यादातर जब मस्तिष्क में जाकर के मस्तिष्क की किसी कैपिलरी के अंदर जब उसका डायमीटर रक्त नलिका के डायमीटर से बड़ा होता है, तो वो जाकर के वहाँ पर रास्ते को रोक देगा, और जैसे ही रोकेगा आपके एक हिस्से को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी। ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, अधरंग। और ब्रेन हेमरेज क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है मस्तिष्क की कोई भी रक्त नलिका कमजोर होकर के फट जाए तो उसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। दोनों ही खतरनाक हैं। बस ब्रेन स्ट्रोक में और ब्रेन हेमरेज में दोनों में एक अंतर ये है कि ब्रेन स्ट्रोक में ये बात जरूर समाज में सबको पता होना चाहिए कि अगर घर में कभी भी भगवान ना करे या जानकारी में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में अगर ये घटना घट जाए तो 4.5 घंटे पहले गोल्डन पीरियड कहलाता है। दोबारा बतला रहा हूँ, 4.5 घंटे इसका गोल्डन पीरियड होता है। 4.5 घंटे हॉस्पिटल पहुँचने के लिए नहीं, ये साइंटिफिक बात को भी जोड़ो, ये नहीं बिल्कुल ही परंपरावादी बने रहे हम। 4.5 घंटे से पहले अगर ब्रेन में उस स्थान तक मेडिकली थिनर भेज दिया जाए तो जब वो उसको हटा देगा तो आपके जो आगे की जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो सिस्टम्स है बॉडी का जो स्लो हो गया था, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और जो है ना वो पेशेंट जो है ना ठीक हो जाएगा। और अगर इससे लेट हो गए तो आपके आगे के सेल्स मर जाएंगे, कोशिकाएं मर जाएंगी, और फिर उनको चाहे खुल भी जाए तो भी आप वो कई बार कहते हैं ये सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। वो स्लो हो गया, वो रीजनरेट नहीं हो पाया सिस्टम आपका। तो इस पीरियड को भी दिमाग में जरूर नोट रखना चाहिए। भले ही इसका आसन और प्राणायाम से संबंध नहीं है, लेकिन हम बड़े अधिकारी हैं, हमें इन चीज़ों की जानकारी अवश्य रहनी चाहिए। एक होती है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, CAD बोलते हैं इसको, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हार्ट जैसे पंप करता है ब्लड, पूरी बॉडी की जिम्मेदारी लेता है, पूरी बॉडी में जिम्मेदारी पहुंचाता है। कभी भी हृदय के चैम्बर में रहने वाले रक्त को सीधे तौर पर हृदय अपने लिए यूज नहीं करता, बिल्कुल 1% भी बेईमानी नहीं करता ये हार्ट। ये जो इसके पास प्योर ब्लड होता है ये ऑयटा वाल्व से सीधा बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद ऑयटा आर्टरीज में से ही आपकी कॉर्नरी आर्टरीज निकल करके आपके हृदय की मांसपेशियों को रक्त की सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड, जिससे कि आपका हृदय अपना काम करता है। लेकिन जब इन कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर यही समस्या पैदा होती है तो उसको हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ये बीमारी सबसे ज़्यादा है समाज में। जब कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर ये ब्लॉकेज आ जाती है उसे हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। उससे हृदय को भी पूरा रक्त नहीं मिल पाता और हृदय कमज़ोर होता चला जाता है। और कई बार आपने देखा हो चेस्ट में पेन होगा, बाएं कंधे में पेन होगा, श्वास फूलेगा, पसीना आएगा,
उसको दिक्कतें आने लग जाती हैं इस प्रकार की, ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा लास्ट में कि जो उपचार बतलाएंगे आपको, आप यकीन मानिए कि अगर प्राइमरी स्टेज में योग की शरण में कोई रोगी आ जाता है, डॉक्टर की भी देख रेख में रहे वो, लेकिन अगर विश्वास के साथ संभल करके एक अच्छे योग शिक्षक के निर्देशन में अगर वो साधना जीवन में नियमित कर दे तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज तो ठीक हो ही जाएगी, भविष्य में शरीर में आने की संभावना भी खत्म कर सकती है। क्योंकि योग एक ऐसी शक्ति का नाम है जो कि समूल दोष को नष्ट करने की क्षमता रखता है, समूल दोष को नष्ट करने की क्षमता रखता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है? ये होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड पहुंच रहा है, पंप करने के लिए मेरे शरीर को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड मिल भी रहा है कि नहीं। अगर पीछे से वाटर की सप्लाई ही कम हो जाए तो आपके नलके में पानी नहीं पहुंच पाता। कई बार टंकी तक मोटर पानी नहीं उठा पाती, तो आप क्या कहते हो, पीछे से पूरी मात्रा में पानी मिल नहीं रहा है। तो बस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसी का दूसरा नाम है। आपके हार्ट को रक्त की पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है जितनी हार्ट को आगे सप्लाई करनी है। तो ये हमारा एक प्रकार का और रोग हो जाता है। इसको बहुत शॉर्ट में बिना एक्सप्लेन किए बतलाऊंगा, क्योंकि आप सारे ज्ञानी हैं, आपको मेरे शब्दों से संकेत के रूप में ही बात समझ में आ जाएगी, ताकि समय की भी बचत हो जाए। वार्ता को तो आप आधा घंटे में भी ख़त्म कर सकते हो, पौना घंटे में भी, घंटे में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ट के रोग के 3 कारण होते हैं। एक होता है अनिवार्य कारण, जिसको आप रोक नहीं सकते, आपके शरीर में उस कारण से चेंजेस आएंगी ही आएंगी। वो होते हैं हमारे 3 कारण: जाति, आयु, वंश। जाति, आयु, लिंग, वंशानुगत, सॉरी। जाति का मतलब ही लिंग होता है। आप पुरुष हैं कि महिला हैं। अगर पुरुष हैं तो आपके शरीर में ये दोष आने की जो गति है वो महिलाओं की अपेक्षा तेजी से आती है। अगर कारण पूछोगे तो महिलाओं में डिंब ग्रंथि के अंदर बनने वाले कुछ ऐसे हार्मोन जो रक्त में मिल करके भीतर की रक्त नलिकाओं की दीवारों पर की भित्ति पर जमने वाली उस चर्बी को डिजोल्व करते रहते हैं, और साथ के साथ आपको थिनर का काम चल रहा है। और वो थिनर का काम चल रहा है, हार्ट पेशेंट नहीं बनती माताएं। आप कभी हॉस्पिटल में जाकर के आंकड़े उठाइए, किसी भी हॉस्पिटल के रैंडम आंकड़े उठा लीजिए, अगर आपको 80 से 85% पुरुषों के हार्ट के केस मिलेंगे तो 15% आपको उस हॉस्पिटल में महिलाओं के केस मिलेंगे। ये एक नेचुरल सर्वे हो जाएगा आपका। आयु, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, खास तौर पे याद रखना 40 साल के बाद ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। माताओं में ये 55 साल के बाद तेजी से बढ़ती है। माताओं में बीमारी 15 साल लेट आती है, ईश्वर की कृपा से। ये मत कहना कि पुरुषों पर ये कृपा क्यों नहीं, पुरुषों पर भी कृपा बरस सकती है अगर वो भी सक्रिय और योग की शरण में आएँ। और आपने देखा हो, माताएं तो इतनी विनम्र स्वभाव की होती हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में घूम जाओ, कोई भी कार्यक्रम रख लो, सामान्यतः पुरुष लोग नाराज नहीं होंगे, संख्या माताओं की ज़्यादा मिलेगी और उनका हृदय हमसे ज़्यादा स्वस्थ है। तो अब मैं पुरुषों को गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी संख्या बढ़ाएं। इसका सकारात्मक सोच के साथ इस बात को सुनना है। वंशानुगत, जिसके माता पिता को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, बच्चों के अंदर अगर एक को रही है तो 30% चांस ज़्यादा होते हैं, अगर दोनों को रही है तो 50% चांस होते हैं बच्चों के अंदर वो समस्या आने की। लेकिन आएगा ये जरूरी नहीं है। अगर आपने टीन एज से ही सन्मार्ग पकड़ लिया, भोजन ठीक है, सक्रिय हैं, आप विश्राम करना जानते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुपाच्य भोजन लेते हो, तो मैं दावे से कहता हूं माता पिता को दोष होते हुए बच्चा इस दोष से बच सकता है। और प्रमाण के साथ कह सकता हूं ये बात मैं। अंशतः अनिवार्य कारण, अंशतः अनिवार्य कारण जो है
उसमें आ जाता है आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा बनती है, एलडीएल वगैरह ज़्यादा बनता है कई बार, या आपको डायबिटीज़ है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये बीमारी के संभावनाएं बनी रहेंगी। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कि कर नहीं सकता, कर नहीं पाऊँगा, समयबद्धता। निवार्य कारण में आएगा ऐसे कारण जिनका आपके पास उपचार है लेकिन आप करते नहीं हैं, उसको कह रहा हूँ मैं, समाज में जो नॉर्मली देखने को मिलता है। धूम्रपान, मदिरा सेवन, निष्क्रिय जीवन, हाई बीपी, ओबेसिटी और स्ट्रेस, ये तो हमारे बस में है। हमें ये सब काबू में करने चाहिए, जीवन शैली बदल करके, दिनचर्या बदल करके। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बदल देनी चाहिए अगर आप इस रोग से बचना चाहते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले भोजन को ठीक कर लो, आसन बाद में करना। जो रोगी सिर्फ आसनों से अपने आप को ठीक करना चाहता है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो कभी ठीक नहीं होगा, वो योगी है ही नहीं। अगर हमारे उपचार की शुरुआत होती है तो भोजन से शुरू होती है। अभी आपको इतना बढ़िया वार्ता करवाई, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। आप अंकुरित अनाज, मौसम की हरी सब्जियां, मौसम के ताज़े फल, नींबू पानी, अर्जुन छाल और अमृत पेय। सर्दियों में हर साधक तक मेरी ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सभी जिलाधिकारियों से, अपने अपने ज़िले में हर केंद्र के हर साधक तक, रिश्तेदारी, पड़ोसी, जानकारों तक आप अर्जुन छाल और अमृत पे अगर पहुंचा दें और उनको सेवन करने की विधि समझा दें, मैंने पीछे विधि बतलाई थी आपको ध्यान के कार्यक्रम में, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये रोग बहुत हद तक नियंत्रित हो सकता है। क्योंकि जब रेगुलर अर्जुन छाल अमृत पे में मिक्स होकर के मेरी रक्त नलिकाओं के अंदर जाएगी तो मेरी रक्त नलिकाओं के अंदर वो थिनर का काम करेगी अर्जुन छाल, और वो वहाँ पर एलडीएल को, इस बैड कोलेस्ट्रॉल को जमने का मौका नहीं देगी। जम गया तो धीरे 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 उसको उखाड़ करके रक्त भ्रमण प्रणाली के माध्यम से अलग कर देगी, इसका शोधन कर देगी और हम सही रहेंगे। आप चोकर सहित, एक बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ, मल्टीग्रेन आटे की चोकर सहित आप रोटी खाइए। अभी जो आप आहार विशेषांक में आर्टिकल एक स्पेशल आएगा ये कि वाकई मल्टीग्रेन आटा और चोकर सहित आटे की रोटी जीवन को कैसे बदलती है। हम लोग आजकल देखते हैं ग्लूटेन की प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसको कहते हैं एलर्जी होना गेहूं से। अगर इन समस्याओं से बचना है आपको तो आइए मल्टीग्रेन आटे पर। बाजार का आटा खाना बंद कर दीजिए, ये मैदा है, ये आटा नहीं है। हम बोलते आटा है पर खाते हम मैदा है, और उसको भी छान लेते हैं, उसको भी छान लेते हैं। कम दिनों का आटा बनाइए, 2-2 महीने का स्टोर मत कीजिए, 15 दिन से ऊपर का आटा मत बनवाइए। जब कोई हृदय रोगी हमारे केंद्र पर आ जाए तो उसको आते कभी भी साधारण आसन ही करवाने हैं, उनको कभी अग्रिम आसनों की तरफ मत बढ़ाइए। उसको केवल सूक्ष्म क्रियाएं करवा दीजिए, उसको शिथिल आसन करवा दीजिए, उसको वज्रासन करवा दीजिए, उसको शवासन करवा दीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करवा दीजिए। उनको जो भी प्राणायाम कहिए बोलो कि आपको श्वास नहीं रोकना, और जैसे जैसे उसको आराम आने लगे फिर उनको थोड़े थोड़े भुजंग आसन करवा दिया, फिर मकर आसन, मरकट आसन, ऐसे आसन करवा दिए। आते उसको अगर पादोत्तानासन और धनुरासन की बात कर दी तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, हृदय के ऊपर प्रेशर आएगा, हानि हो जाएगी फायदा होने की बजाय। आप सब समझदार अधिकारी हैं, उनको कहिए कि भैया जितनी तेरी क्षमता है तो उससे कम कर। अगर कोई कहता है मुझे थकान होती है कि तू सब आसन में चला जा, उसको बिना कुंभक के लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करवाइए। उसको पानी पीने के लिए कहिए, पानी ही तो ब्लॉकेज को रोकेगा। ध्यान का अभ्यास करवाइए उसको, उसका स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा, उसका रक्त परिभ्रमण सही होगा। रक्त परिभ्रमण सही होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सारी जगह ठीक पहुंचेगा तो वो इस रोग से बाहर आएगा। हृदय रोगी को आसन और प्राणायाम खूब करवाइए, लेकिन उसको हल्की सैर करने के लिए जरूर बोलिए। उसको बोलिए कि अगर पार्क में चल करके तुझे सांस फूलता है तो तुझे 1 चक्कर काटा, आराम कर ले, 3 चक्करों के बाद फूलने लगा, आप अपनी क्षमता देख लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, लगातार करना जरूरी नहीं। ब्रिस्क वॉक तब करनी चाहिए जब आपको ये प्रॉब्लम ना हो, वरना ब्रिस्क वॉक से फिर उसको बचना चाहिए।
शरीर की मालिश करवाइए, सर्दियों में खास तौर पे मालिश करके और 15 मिनट धूप सेक लीजिए, 20 मिनट, आपकी हड्डियां भी ठीक होंगी, मसल्स भी ठीक होंगे, चयापचय भी ठीक होगा, रक्त परिभ्रमण ठीक भी होगा और हृदय रोग में भी आराम आएगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। हृदय रोगी को नींद पूरी लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं बनाना, प्रसन्नचित्त रहिए, भगवान में विश्वास रखिए और भारतीय योग संस्थान के केंद्रों से जुड़ जाइए। और जुड़ना ही नहीं है, आसन ही नहीं करना, आप यकीन मानना सबसे बड़ी थेरापी क्या है, आसन करते हुए आप सेवा पर लग जाइए। जिस दिन आप सेवा पे लग जाएंगे, विश्वास कीजिए कि आपके हृदय रोग तो क्या, बाकी रोग भी ठीक हो जाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।